अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इन दिनों मैं एक मकामी अखबार के इन्वेस्टिगेशन सेल में था। बुनियादी तौर पर मेरे ज़िम्मे क्राइम रिपोर्टिंग ही थी, लेकिन अखबार के मालिक ने मुझ समेत 2 रिपोर्टर्स पर मुश्तमिल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी थी। अब रूटीन की खबरों के साथ साथ हफ्ते में 2 से 3 बार सनसनीखेज रिपोर्ट्स देना भी हमारी जिम्मेदारी थी। अखबार की साख और बजट इतना ही था जितना उमूमन दरमियाने दर्जे के मकामी अखबारात का होता है, इसलिए अंदरूनी हालात भी वैसे ही थे। हम हफ्ते में 2-3 बार आम सी खबरों को ही रिकॉल कर लिया करते थे। इस सनसनीखेज कहानी की शक्ल भी उसको दे दिया करते थे, जिसे खुसूसी एहतमाम के साथ अखबार में शाया कर दिया जाता था। और यही हमारा इन्वेस्टिगेशन सेल था, जिसकी बुनियाद पर अखबार का मालिक अपने कारोबारी हरीफों पर रौब जमाया करता था। एक दिन हमें हुक्म मिला कि रूटीन की सारी खबरें छोड़कर सारी तवज्जो शहर में मौजूद आमिलों और डब्बा पीरों पर मरकूज कर दें। अखबार के मोटे मालिक ने मुँह से झाग उड़ाते हुए मुक्का लहराया और कहा कि मुझे हर रोज़ इनके खिलाफ धांसू किस्म की स्टोरी चाहिए, इसके साथ साथ आला तस्वीरें भी हों। इसी दिन अखबार के पहले सफ़े का 1/4 हिस्सा इन स्टोरीज़ के लिए मख्तस हो गया, जो हम 3 रिपोर्टर्स पर मुश्तमिल इन्वेस्टिगेशन सेल ने देनी थी। इस सारी सूरत हाल का पस मंज़र हमें अगले दिन मालूम हुआ। हमारे मालिक की बीवी किसी पीर से मुतासिर थी। पीर साहब के मुताबिक वो काले और नूरी दोनों उलूम में महारत रखते थे। मालिक की बीवी को इन बाबाजी से इसकी हमसाई ने मुतारिफ करवाया था। बाबाजी इसके घर पर आए तो हमारे अखबार का मालिक भी इनका मुरीद बन गया। इस पीर ने 1 हफ्ता अखबार के मालिक के घर डेरा लगाए रखा और हमारे अखबार को पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार बनाने के लिए वज़ाइफ करता रहा। 1 हफ्ते बाद मालूम हुआ कि वो जाली पीर था, क्योंकि वो अचानक इस घर से गायब हो चुका था। अगर बात सिर्फ पीर साहब के गायब होने तक महदूद रहती तो शायद मामला इतना संगीन न होता, लेकिन बाबाजी जाते जाते घर में मौजूद रकम और जेवर भी ले उड़े थे, जिसकी वजह से शहर भर के पीरों की कमबख्ती आ गई थी। अब सूरत हाल ये थी कि हम हर रोज़ किसी न किसी आमिल, पीर, साधु या तोता फाल निकालने वाले को जा पकड़ते, इसकी तस्वीर बनाते और इससे कुछ सवाल जवाब करते। इसके बाद एक ऐसी स्टोरी लिखी जाती जिसके मुताबिक शहर भर में होने वाले जुराइम के पीछे इसी का हाथ हो। अगले दिन यह खबर धूमधाम से शाया होती। हम जब भी किसी आमिल की तस्वीर लाते, हमारा मालिक सबसे पहले बगौर इन तस्वीर का जायज़ा लेता था। यूँ लगता था कि जैसे इसका ख्याल हो कि किसी दिन इसके काबिल रिपोर्टर इसी आमिल का पता चला लेंगे जो उसे लूट कर फरार हुआ था। आमिलों के खिलाफ इन खबरों वाले अखबारात DCO से लेकर मुतालिका थाने तक को भेजे जाते थे, जिसकी वजह से हर रोज़ किसी न किसी आमिल या डब्बा पीर के खिलाफ मामूल की कार्रवाई हो जाती थी। इब्तिदा में तो मैं इस नई सूरत हाल और मुसीबत से तंग आ गया। रूटीन की खबरें छोड़कर रोज़ किसी न किसी आमिल या जादूगर को तलाश करना और उसके खिलाफ लगभग पिछले दिन जैसी स्टोरी लिखना मेरे नज़दीक वक्त ज़ाया करने के सिवा कुछ भी न था। प्रेस क्लब जाता तो वहाँ भी सहाफ़ी दोस्त मजाक उड़ाते कि तुम्हारे मालिक को लूटने वाला पीर पकड़ा गया या नहीं। बहरहाल ये मजाक ही होता था, क्योंकि लगभग सभी सहाफ़ियों को मालूम था कि हमारे यहाँ मकामी अखबारात का मयार क्या है और छोटे अखबारात के अक्सर मालकान किस तरह इस मुक़द्दस पेशे को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ दीगर 2 रिपोर्टर्स में अशरफ शाह और मुजीब रियाज शामिल थे। मुजीब रियाज तो इस सूरत हाल पर बाकायदा रिपोर्टिंग रूम में बैठकर अखबार के मालिक को बुरा भला कहता था, जिसकी वजह से हम क्राइम बीट से कट आउट हो गए थे और अपनी गिरफ्त खोते चले जा रहे थे। अलबत्ता मुझे और अशरफ शाह को अब इस असाइनमेंट में मज़ा भी आने लगा था। हमने अपनी दिलचस्पी के रास्ते तलाश कर लिए थे। सुबह 11 बजे रिपोर्टर्स की मीटिंग के बाद हम सीधे किसी ऐसे जाली आमिल के अड्डे पर पहुंच जाते जिसके बारे में एक रोज़ कबल ही फैसला कर लिया होता था। वहां जाकर चंद तस्वीर बनाने के साथ साथ इर्द गिर्द के लोगों से इसके बारे में सवालात करते और अपनी स्टोरी मुकम्मल करने के बाद ऐसी जगहों की खाक छानने लगते जहां सच में अमलियात होते हैं। इस असाइनमेंट के दौरान हमने शहर भर के कब्रिस्तान छान मारे। इसके अलावा दरिया के किनारे और हिंदुओं के शमशान घाट पर भी गए।
आहिस्ता आहिस्ता मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी और मैंने काले जादू और दीगर अमलियात के बारे में मालूमात इकट्ठी करनी शुरू कर दी। चंद हफ्तों में ही मुझे मालूम हो गया कि शहर में कहाँ कहाँ कौन कौन से आमिल या जादूगर मौजूद हैं और इसका क्या पस मंज़र है। इसी तरह अमलियात के तरीक़ाकार, चौकी लगाना और खांडी उड़ाना जैसे कामों के बारे में भी मेरे पास सैर हासिल मालूमात इकट्ठी हो गईं। मेरे साथ साथ अशरफ शाह भी इस सारे मामले में बराबर का शरीक था, जबकि मुजीब रियाज अपनी स्टोरी बनाने के बाद या तो दफ्तर बैठा रहता या फिर प्रेस क्लब चला जाता। वो ये असाइनमेंट मजबूरी के आलम में ही पूरी कर रहा था, लिहाजा रोज़ इस पीर को कोसता जो हमारे मालिक के घर का सफाया कर गया था। मेरी कई आमिलों जादूगरों से दोस्ती हो चुकी थी, जिनसे कोई न कोई नई बात मालूम हो जाती थी। इन्हीं में से काले जादू के एक माहिर ने बताया कि अक्सर आमिल औलाद के लिए ख़वातीन को एक ऐसा अमल बताते हैं जिसमें ताज़ा मुर्दे की कब्र पर बैठकर रात के वक्त नहाना शर्त है। इसमें भी बाज़ औक़ात बेहतर नताइज के लिए शर्त लगा दी जाती है कि कब्र 1 साल से कम उम्र किसी ऐसे बच्चे की हो जिसे मरे हुए 12 घंटे पूरे न हुए हों। इस अमल के दौरान ये शर्त भी होती है कि अगर अमल करने वाली खातून को इस तरह कब्र पर बैठकर नहाते कोई देख ले तो भी अमल अधूरा रह जाता है। इसी तरह मुत्तइद शराइत के बाद ये अमल औलादे नरीना के लिए किया जाता है। ये खुल्लम खुला कब्र की तौहीन है। दरअसल काला जादू सारा ही शैतान की इबादत और इस्लामी तालीमात की तौहीन पर मुश्तमिल होता है, इसीलिए ऐसा करने वालों को काफिर कहा जाता है। ऐसे अमलियात करने वालों में गोरकन और कब्रिस्तान इंतज़ामिया के अफराद भी शामिल होते हैं और अपना हिस्सा लेकर आंखें बंद कर लेते हैं। एक दिन दफ्तर आते हुए मैंने एक जनाजा देखा। इस जनाजे के आगे आगे एक आदमी कफन में लिपटी किसी बच्चे की मैयत को हाथों में उठाए चला आ रहा था। मैं आदत के मुताबिक जनाजे के एहतराम में एक तरफ खड़ा हो गया। जनाजा गुजर जाने के बाद मैं दफ्तर आ गया, लेकिन कुछ ही देर बाद मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ज़रूर इस बच्चे की कब्र पर भी किसी की नज़र होगी, और इसकी वजह यह है कि बच्चे की कब्र पर काले जादू के माहिरीन की ख़ास नज़र होती है और वो इसके इंतज़ार में रहते हैं। बच्चे की रूह मासूम होती है, इसीलिए उनके यहाँ ये बात आम है कि बच्चे का हमजाद काबू आ जाए तो वो ताकतवर तरीन मुवक्किल साबित होता है। इन बातों में किस कदर सच है, इससे क़तई नज़र मेरी दिलचस्पी सिर्फ एक धमाकेखेज़ स्टोरी तक थी। मैंने अशरफ साहब से बात की तो वो भी इस बात पर रजामंद हो गया कि हम आज रात कब्रिस्तान में गुजारेंगे, और अगर कोई आमिल इस कब्र तक आया तो उसको रंगे हाथों पकड़कर एक भरपूर खबर तैयार कर लेंगे। इस शाम मैं और अशरफ शाह मगरिब के फ़ौरन बाद ही कब्रिस्तान पहुंच गए और बच्चे की कब्र से कुछ ही दूर एक पुख्ता कब्र की ओट में जाके बैठ गए। चांदनी रात की वजह से कब्रिस्तान हर रोज़ की तरह मुकम्मल अंधेरे में नहीं डूबा हुआ था। कुछ दूर तक का मंजर साफ नज़र आ रहा था। हम काफ़ी देर तक बच्चे की कब्र पर नजरें जमाए बैठे रहे, लेकिन वहाँ कोई ना आया। आधी रात के बाद अशरफ शाह ने सरगोशी में कहा, शाह, मेरे ख्याल में अब चलते हैं, यहाँ कोई नहीं आने वाला। इसकी बात सुनकर मैंने चंद लम्हे के लिए सोचा और फिर फैसला कुन लहजे में कहा, आधा घंटा और देख लेते हैं, इसके बाद चलेंगे। अभी मेरी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि हमें पायल की झनकार सुनाई देने लगी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ गई। बचपन में चुड़ैलों के बारे में सुनी सभी कहानियाँ जहन में ताज़ा होने लगीं। आधी रात को कब्रिस्तान में पायल की झनकार मजबूत से मजबूत आसाब के मालिक शख्स को भी लम्हे भर के लिए डगमगाने पर मजबूर कर देती है। इससे पहले कि हम हौसला हार बैठते, हमें एक खातून इसी जानिब आती नजर आई। पायल की झनकार इसी के कदम उठाने पर सुनाई दे रही थी। उसने हाथ में एक बाल्टी उठा रखी थी। इर्द गिर्द से बेखबर वो सीधी बच्चे की कब्र के पास आई और उस पर बैठ गई। हमने मुंह फेर लिया क्योंकि वो बेलिबास होकर गुस्ल कर रही थी। पानी गिरने की आवाज़ और चूड़ियों की खनखनाहट कब्रिस्तान के सन्नाटे को चीरती हुई हम तक पहुंच रही थी। इसकी हालत के पेश नज़र हम इसे कब्र की बेहुरमती से रोक भी नहीं सकते थे। कुछ देर बाद पानी के गिरने की आवाज़ थमी तो हम इस कब्र की ओर से निकलकर इस खातून के सामने आ गए। हमें देखकर वो न सिर्फ घबरा गई बल्कि कदरे परेशान भी हो गई। वो जान गई थी कि हमारी मौजूदगी की वजह से उसका ये अमल तो नाकाम हुआ ही है, लेकिन अब हम उसकी बदनामी का बाइस भी बन सकते हैं।
اشرف شاہ نے اپنے کیمرے سے اس کی تصاویر بنانا شروع کی تو وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ ہم نے اسے روایتی صحافیانہ انداز میں کہا کہ اگر وہ ہمیں اصل کہانی سے آگاہ کر دے تو اس کا نام کہیں نہیں آئے گا۔ بصورت دیگر اس کی تصاویر اور اس حرکت کے بارے میں اخبار میں اسٹوری چھاپ دی جائے گی۔ کچھ پس و پیش کے بعد وہ ہمیں اصل کہانی سنانے پر آمادہ ہو گئی۔ وہ اولاد نرینہ کے لیے ہی یہ عمل کر رہی تھی۔ اس کی مجبوری اور اس عمل کی وجہ ایک الگ کہانی ہے، اس لیے وہ پھر کسی وقت سناؤں گا۔ بہرحال اس سے ہمیں اس عامل کا بھی معلوم ہو گیا جس نے اسے عمل کرنے کا کہا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت اشرف شاہ کہنے لگا کہ ہم اس عامل سے ملتے ہیں اور پھر کل رات والی کہانی اور اس عامل کی کہانی کو ملا کر زبردست رپورٹ بن جائے گی۔ میں نے اسے منع کرتے ہوئے بتایا کہ میری اطلاعات کے مطابق وہ عامل واقعی کالا جادو کرتا ہے اور اسے اس حوالے سے ماہر جادوگر تسلیم کیا جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے منہ متھے نہیں لگنا چاہیے اور کسی مصیبت کو دعوت دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اشرف شاہ نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا اور اکیلا ہی اس عامل سے ملنے چلا گیا۔ اگلے دن اس نے اس عامل کی تصاویر اور یہ پوری کہانی شائع کروا دی۔ البتہ اس خاتون کی تصاویر میرے کہنے پر شائع نہیں کی۔ وہ ایک عزت دار گھرانے کی خاتون تھی جو انتہائی مجبوری کے عالم میں اس عامل کے چکر میں پھنسی تھی۔ اخلاقی طور پر اس کی عزت اچھالنا درست نہیں تھا۔ اشرف شاہ کی یہ اسٹوری بہت مشہور ہوئی اور بچے کے لواحقین نے قبر کی اس طرح بے حرمتی کروانے پر عامل کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ کچھ دن یہ معاملہ اچھلتا رہا اور پھر حسب معمول مردہ خانے کی نظر ہو گیا۔ اشرف شاہ کے بقول جب وہ عامل کی تصاویر بنا رہا تھا تو اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم مجھے نہیں جانتے، مجھ سے پنگا لوگے تو خون تھوکتے ہوئے مرو گے۔ اشرف شاہ نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ ہم چونکہ ایسی جگہوں پر علاقائی پولیس کو ساتھ لے کر جاتے تھے اس لیے ان عاملوں کی جانب سے نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس عامل سے ملنے کے بعد جب اشرف شاہ واپس دفتر آیا تو ہنستے ہوئے اس عامل کی نقل اتارتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ پولیس کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا، 2 پولیس والوں کو تو جلا کر راکھ کر نہیں سکا، البتہ مجھے موت کی خبریں سنا رہا تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ پھر ایک دن اشرف شاہ دفتر نہ آیا۔ اس کے گھر فون کیا تو معلوم ہوا کہ رات اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس پر اسے ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ ہم بھاگم بھاگ اسپتال پہنچے تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اشرف شاہ کو ہیپیٹائٹس سی سمیت متعدد بیماریاں لاحق ہیں۔ اس کے تمام ٹیسٹ مختلف بیماریوں کو ظاہر کر رہے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ جس شخص کو کبھی سر درد تک نہ ہوا وہ اچانک اس قدر بیماریوں کا شکار کیسے ہو گیا۔ اشرف شاہ کو ایمرجنسی میں رکھا گیا تھا۔ وہ مسلسل خون کی الٹیاں کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کے جسم میں خون کی کمی بھی ہو گئی تھی۔ اسے خون لگایا جا رہا تھا۔ اشرف شاہ ایک ہفتے اسی طرح اسپتال میں انتہائی نگہداشت میں پڑا رہا اور خون کی الٹیاں کرتا رہا۔ ایک ہفتے بعد اس کے بھائی کا فون آیا۔ وہ روتے ہوئے بتا رہا تھا کہ اشرف شاہ مر گیا ہے۔ ایک ہنستا مسکراتا صحت مند صحافی چند ہی دنوں میں جان لیوا بیماری کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ اسی دن مجھے ایک اجنبی نمبر سے فون آیا۔ فون کرنے والے نے اپنا تعارف ایک عامل کے طور پر کروایا اور کہا، اس دن تم نے میری بالکی کی عزت بچائی تھی اور اس کی تصویر شائع ہونے سے روکی تھی، اس لیے تم بچ گئے۔ جس نے میرے علم کا مذاق اڑایا اس کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا اس نے کال منقطع کر دی اور وہ نمبر بھی بند ہو گیا۔ جہاں تک میڈیکل سائنس کہتی ہے اشرف شاہ ہیپیٹائٹس جیسی مہلک بیماری کی آخری اسٹیج پر تھا۔ یہ بیماری اندر ہی اندر اس کے جگر کو تباہ کرتی رہی لیکن بظاہر اس کے اثرات واضح نہ ہوئے۔ اشرف شاہ کو بھی اس کا علم تب ہوا جب اس کا معدہ خون سے بھرنے لگا اور وہ خون کی الٹیاں کرنے لگا۔ اس بیماری نے جہاں ہزاروں پاکستانیوں کی جان لی وہیں اشرف شاہ بھی اس کا شکار ہو گیا۔ دوسری جانب ہمارے دفتر کے عملے سمیت متعدد دوستوں کا کہنا ہے کہ ہیپیٹائٹس محض ایک بہانہ تھا ورنہ اشرف شاہ کو کالے جادو کے ذریعے قتل کیا گیا ہے۔ اس عامل نے بھی یہی کہا تھا کہ تم خون تھوکتے مرو گے اور پھر واقعی چند دن کے اندر اندر اشرف شاہ خون تھوکتے تھوکتے مر گیا۔